हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम जो हुआ था 29 जून ऑफ 2025 को सेकंड शिफ्ट में। उसका जीके जीएस पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, हु वॉन द 2025 फाइट वुमेन ग्रैंड प्रिक्स। फाइट की वुमेन ग्रैंड प्रिक्स 2025 में जो हुई थी वो किसने जीती थी? दिव्या देशमुख, नरग्यूल सालिमोवा, कोनेरू हेम्पी या जू जिनर। किसने जीती थी? जू जिनर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी आंसर की उसमें क्यूनेरू हेम्पी दी है, बट क्यूनेरू हेम्पी ने नहीं जीती थी फाइट वुमेन ग्रैंड प्रिक्स 2025 वाली, वो जू जिनर ने जीती थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक्सट्रीमिस्ट फेज देखो, जो 1907 में जो सेशन हुआ था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, सूरत में। उसमें जो लीडर्स थे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। एक्सट्रीमिस्ट फेज मीन्स गरम दल और मॉडरेट्स नरम दल। और जो एक्सट्रीमिस्ट के जो मेन लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। ठीक है। और मॉडरेट्स में कौन कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नेरोजी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्या पूछा है? कौन से लीडर था एक्सट्रीमिस्ट फेस का? देखो, महात्मा गांधी नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ये तो मॉडरेट्स थे, दादा भाई नेरोजी मॉडरेट्स, बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक अकाउंट कमेटी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से सार्वजनिक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? इट परफॉर्म्स प्री ऑडिट फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नहीं। इट रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन मिनिस्ट्रीज। नहीं। इट एग्जामिन्स पॉलिसी डिसीजन मेड बाय द गवर्नमेंट। नहीं। पब्लिक अकाउंट्स है ना, तो अकाउंट से ही रिलेटेड कुछ काम करेगी। इट इंश्योर्स दैट ग्रांट्स वॉटेड बाय पार्लियामेंट आर स्पेंड विद इन द स्कोप ऑफ द डिमांड। येस, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्या करती है? यह सुनिश्चित करती है कि संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान मांग के दायरे में खर्च किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज अ स्विच डू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच क्या काम करता है वो ये पूछ रहे हैं। ओपन एंड क्लोज द सर्किट, स्टोर्स एनर्जी, रिड्यूस करंट, इंक्रीज वोल्टेज। देखो, स्विच का क्या काम होता है? ओपन एंड क्लोज द सर्किट। घर में भी जो हमारे फैन ऑन करने के लिए, लाइट ऑन करने के लिए हमने क्या लगा रखे है? स्विच। तो स्विच का काम ऑन एंड ऑफ द सर्किट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में पूछा इसलिए हमने सर्किट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, द स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम का क्या अर्थ है? यहाँ पे इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या है? ये है एक कटिंग एज इनिशिएटिव डिज़ाइन टू सपोर्ट। किसको सपोर्ट करने के लिए स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम चलाया है? टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स in the telecom and ICT sectors। आपको स्मार्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्यों स्टार्ट किया है और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज CRR रेफर्स टू। CRR का मतलब क्या होता है? क्या यही पूछा है। कैश रिजर्व रेशो क्या मतलब होता है? परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक्स विद RBI। यस, CRR यही होता है, परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टू बी मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक्स विद RBI। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? पोर्शन ऑफ डिपॉजिट
बैंक मस्ट कीप विद देमसेल्व्स इन कैश। इस ये क्या होता है, ये SLR होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, बैंक को अपने पास कुछ पैसा लिक्विड में रखना होता है, मतलब कैश में रखना होता है, उसको ही SLR कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स डू स्टोमेटा प्ले इन फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा क्या रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वही पूछा है। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, एक्सचेंज गैसेस, स्टोर स्टार्च, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस। स्टोमेटा क्या काम करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच सेल ऑर्गनी कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। किस कोशिका अंग में आनुवंशिक पदार्थ जीन पाया जाता है, वो कौन से में पाया जाता है जीन, न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। न्यूक्लियस में कोशिका केंद्र क्या है ना, इसमें ही यही न्यूक्लियस है, इसी में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसे कहते हैं, बैग ऑफ द सेल। आप मुझे ये कमेंट में बताइए कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड टू लीड हिज टीम इन ऑल 4 मेजर ICC इवेंट्स इन मार्च 2025। कौन था कैप्टन, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। रोहित शर्मा बिकम द फर्स्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड टू lead his team in all 4 major ICC events in March 2025. Question number 10. Which of the following best explains the phenomena of October heat? October heat की सबसे सटीक व्याख्या क्या है? Onset of winter's rain in peninsular plateau? नहीं. Hot days and oppressive humidity despite clear skies? Sharp falls in temperatures and humidity? Sudden cyclonic storms due to retreating monsoon? Yes, October heat किसे कहते हैं, सडन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून, लौटते हुए मानसून के कारण अचानक चक्रवाती तूफान। क्वेश्चन नंबर 11, इन द कंटेक्स्ट ऑफ 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी प्रोविजन फॉर द स्टेट्स। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शंस टू ऑल पंचायत लेवल्स, नोट पूछा है ना, ये तो है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यस ये भी है। हम 73rd अमेंडमेंट पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप वहाँ जाके एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा। देखो बैकवर्ड क्लासेस का 73rd अमेंडमेंट से नहीं है लेना देना, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है 27 जून को जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया है, और उसमें बस नाम दे रखे थे, इसमें नाम के साथ ऑथर भी दे दिए। गीतांजलि बुक किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। द गाइड R.K. नारायण। R.K. नारायण की और बुक्स कौन सी है, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, और एक और फेमस बुक है द गाइड। ठीक है। राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यस, फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश इज राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अनटचेबल किसने लिखे है, मुल्क राज आनंद ने। आपको ये नाम याद होने चाहिए, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर, द गाइड R.K. नारायण, अनटचेबल मुल्क राज आनंद। क्वेश्चन नंबर 13, विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेंसी इन इंडिया एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। देखो इन्होंने एक्सेप्ट लिखा है, तो ये कोई और करता होगा 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। 1 रुपी नोट्स और कॉइन्स कौन से करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है 1 रुपी नोट्स एंड ऑल कॉइन्स। और इससे अलग और कौन
और जो करेंसी बची नोट्स सारे एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, वो कौन इशू करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नोट पे साइन भी होते हैं ना आरबीआई गवर्नर के। चलो इससे ही याद आया, आरबीआई का जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई, प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई इज संजय मल्होत्रा। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 26 आरबीआई गवर्नर। ठीक है, कब से बने हैं ये? 2024, दिसंबर 2024 में ये बने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स डज नॉट एंजॉय ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन? ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन, देखो ये होता है कि आप सबसे पहले आप उन केसेस को हियर कर सकते हैं सीधा जो हाई वैल्यू डिस्प्यूट के केसेस होते हैं, और ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शंस स्पेसिफिक हाई कोर्ट्स में ही देखे जाते हैं। वो कौन से हाई कोर्ट्स हैं? कोलकाता का, बॉम्बे का, मद्रास एंड दिल्ली। इन जो ये 4 हाई कोर्ट्स हैं इसमें ही सबसे पहले दे कैन बी द फर्स्ट कोर्ट टू हियर सर्टेन टाइप्स ऑफ केसेस पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग हाई वैल्यू डिस्प्यूट्स। मतलब सबसे पहले ये वो कोर्ट्स केसेस देख सकते हैं जिनमें हाई वैल्यू डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो सारे हाई कोर्ट्स हैं वो होते हैं एपिलिएट जुरिस्डिक्शन पे बेस, मीन्स दे कैन अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। सबसे वो लोअर कोर्ट से ही आगे आगे बढ़ेंगे, एपिलिएट जुरिस्डिक्शन या एपिलिएट कोर्ट्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हाई कोर्ट डज नॉट एंजॉय ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। बॉम्बे हाई कोर्ट, देखो अभी मैंने बताया 4 हाई कोर्ट्स हैं जो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन एंजॉय करते हैं। वो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली। बॉम्बे यस करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं, ये एपिलिएट जुरिस्डिक्शन को फॉलो करता है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज वेल नोन फॉर प्रैक्टिसिंग इंटेंसिव फार्मिंग ड्यू टू लिमिटेड कल्टिवेबल लैंड। इंटेंसिव फार्मिंग मीन्स होता है छोटे से लैंड पे ज़्यादा खेती करना। अ फार्मिंग सिस्टम that aims to maximize agricultural output per unit of land mass। कैसे करते हैं ये? फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स एंड इन सब का यूज़ करके, और लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इन सब का यूज़ करके, क्योंकि लिमिटेड है ना हमारे पास लैंड, तो इस लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती मतलब हाई यील्ड वेराइटी कैसे करें, वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से और इन सब की हेल्प से ही उसको कहते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है। और कौन सा स्टेट है जो जाना जाता है हाई इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस करने के लिए? ये क्वेश्चन में पूछा है। मध्य प्रदेश नहीं, गुजरात नहीं, राजस्थान नहीं, आंध्र प्रदेश यस। आंध्र प्रदेश इज़ वेल नोन फॉर प्रैक्टिसिंग इंटेंसिव फार्मिंग ड्यू टू लिमिटेड कल्टिवेबल लैंड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वाज अंतर्दृष्टि डार्क रूम इनोग्रेटेड? अंतर्दृष्टि डार्क रूम कब इनोग्रेट हुआ? ये इनोग्रेट हुआ था अप्रैल 2025 में। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको किसने इनोग्रेट किया था और कहाँ पे? देखो, इनोग्रेटेड बाय inaugurated by National Institute
इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। देखो डार्क रूम है, अंधेरा कमरा, तो उसमें देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये विजुअल डिसेबिलिटी के लिए है। एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़। अंतर्दृष्टि डार्क रूम क्या है? जो पर्सन्स हैं जो बिल्कुल सही हैं वो फील कर पाए कि जो विजुअल डिसेबिलिटीज़ पर्सन्स हैं वो कैसा फील करते हैं, इसलिए ये एक इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ ने अंतर्दृष्टि डार्क रूम। और कहाँ इन्होंने अपने कैंपस में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, इन्होंने अपने कैंपस में, इनका कैंपस देहरादून वाले कैंपस में, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म शायद गलत हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ से देख के लिखी है, बट यह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, इन्होंने इनॉग्रेट किया है अंतर्दृष्टि डार्क रूम। क्वेश्चन नंबर 17, वाई वॉज द बैटल ऑफ वांडी वॉश सिग्निफिकेंट? बैटल ऑफ वांडी वॉश सिग्निफिकेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों थी? इट लेड फॉर to the establishment of French supremacy in India. It marked the end of Dutch power in India. It ended the Anglo-French struggles in India with British victory. It was the first battle fought during using modern artillery. नहीं, इसका आंसर क्या है? It ended the Anglo-French struggle in India with the British victory. Option number 3 is the correct answer. वांडी वॉश की लड़ाई 1760 में क्यों महत्वपूर्ण थी? इट एंडेड, इसने भारत में अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंत ब्रिटिश जीत के साथ हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, अंडर विच मुगल एम्परर वाज द मनसबदारी सिस्टम मोस्ट इलेबोरेटली डेवलप्ड? मनसबदारी सिस्टम क्या है? इसमें जो लीडर्स होते थे उनको यूनिक आइडेंटिटी दिया जाता था, यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर दिया जाता था। क्या था? यूनिक आइडेंटिटी दी जाती थी, रैंक दी जाती थी, ड्यूटीज़ एंड सैलरीज, यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री स्ट्रक्चर that organize rank, duties and salaries within the Mughal Empire. Unique administrative and military structure that organized rank, duties and salaries within the Mughal Empire. और जो रैंक होती थी वो 2 रैंक होती थी, एक होती थी जट, डुअल रैंकिंग थी, एक होती थी जट एंड एक होती थी सवार। जट क्या होती थी? उनकी पर्सनल स्टेटस कि वो कौन से नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है, स्टेटस। और सवार होता था कि उनके पास कैवलरी कितनी है, नंबर्स ऑफ कैवलरी मैन दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। नंबर ऑफ कैवलरी मैन दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन। तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जट एंड सवार। क्वेश्चन नंबर 19, विच ईयर रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन इन इंडिया इन द लास्ट 12 ईयर्स?
भारत में पिछले 12 वर्षों के बाद गोद लेने की सबसे अधिक संख्या किस वर्ष में दर्ज की गई? 2023-24, 21-22, 24-25 या 20-21? वो दर्ज की गई 2024-25। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स इज अनइनहेबिटेड एंड लोकेटेड इन तमिलनाडु? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप निर्जन है और तमिलनाडु में स्थित है? अप्पर आइलैंड, कोडियमपालम आइलैंड, सोनकुप्पम आइलैंड या पंबन आइलैंड? दैट इज क्या है? अनइनहेबिटेड आइलैंड और लोकेटेड इन तमिलनाडु, दैट इज अप्पर आइलैंड। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।